नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, एक पुलिस कॉलोनी में एक महिला अकेली रहती थी। उस महिला के घर एक डिलीवरी बॉय जाता है डिलीवरी लेकर, लेकिन वह देखता है कि आसपास बहुत से लोग खड़े हैं। अब वह डिलीवरी बॉय उस महिला का पता पूछता है। पता पूछने के बाद उस कॉलोनी के उस हाउस नंबर पर जाता है जहां वो महिला रहती थी। वहां जाने के बाद वो उस महिला को अपना पार्सल देता है। पार्सल देने के बाद अब अंदर पानी पीने के लिए जाता है, लेकिन घंटों तक वह बैठकर उस महिला के कमरे में वह पानी पीता है। उसके बाद जो चाहता वह उस महिला के साथ घंटों तक करता। एक दिन करता, 2 दिन करता, और जब तक मन नहीं भर जाता वह उस महिला के साथ उसके कमरे में रहता। फिर उसके बाद अपना डिलीवरी बॉय का कपड़े पहनता और बाहर निकल जाता। अब इससे किसी को शक भी नहीं होता था कि आखिर यह व्यक्ति कौन है। लोगों को लगता था कि यह आम आदमी है, डिलीवरी बॉय है, कुछ पार्सल देने के लिए आया होगा। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घट जाती है कि जिसकी हकीकत अब लोगों को पता चलती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के रायपुर के पुलिस कॉलोनी की। पुलिस कॉलोनी में 6 मार्च को सुबह 7 बजे करीब उसका पति, जो महिला रहती है उसका नाम जॉली सिंह रहता है। जॉली सिंह का पति भी पुलिस में रहता है, यानी कि पुलिस आरक्षी रहता है, और वह सुकमा के एक क्षेत्र में तैनात रहता है। वह अपनी पत्नी से काफ़ी दूर रहता था। वह अपनी पत्नी को जब फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब जब बंद आ रहा था तो वह परेशान हो जाता है। परेशान होकर अपने एक पड़ोसी को फ़ोन करता है, और जब उसकी पड़ोसी उस जॉली सिंह के कमरे के पास जाती हैं और जाकर देखती हैं तो बाहर से ताला लगा हुआ है। अब फ़ोन करके बताती हैं कि बाहर से तो ताला लगा हुआ है और उनका कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर उन्हें कुछ शक होता है। और वह पास में ये खिड़की रहती है, वहाँ कुछ छेद जैसा रहता है, यानी कि वहाँ से छोटे से झरोखे से वह जब झांक कर देखती हैं तो अंदर का जो दृश्य देखती हैं उसे देखकर वह चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। दरअसल उस कमरे में जॉली सिंह की खून से लथपथ बेड के नीचे लाश पड़ी हुई थी। और वह चीखते हुए चिल्लाते हुए उसके पति को फ़ोन करती हैं और बताती हैं कि आपकी पत्नी का कत्ल हो गया है और वह नीचे बेड के नीचे पड़ी हुई हैं, खून से लथपथ हैं। तब तक आसपास के पुलिस कॉलोनी के जितने भी लोग थे, उनके पड़ोसी, वह दौड़ कर जाते हैं। पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है। मौका वारदात पर पुलिस भी आती है। ताला तोड़ा जाता है। दरवाज़ा खोलकर जब अंदर जाकर पुलिस देखती है तो वह लहूलुहान पड़ी हुई थी। मौत हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। अब उनकी बॉडी को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और इधर फॉरेंसिक टीम भी आती है, अपना जांच पड़ताल शुरू करती है। जो भी सबूत मिलता है उसे ले लेती है। वहाँ पर एक ऐसा सबूत मिलता है जिसको देखकर पुलिस भी हैरान रहती है। वहाँ के डस्टबिन में एक कागज़ मिलता है, और वह कागज़ कुछ और नहीं बल्कि मुंबई में जो लोकल ट्रेनों में लोग सफ़र करते हैं उसी का वह टिकट रहता है। अब उससे पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद इसका जो कातिल है शायद मुंबई से आया था। लेकिन इसी बीच पुलिस अब जो सबूत वहाँ मिलते हैं उसे इकट्ठा करती है, और इकट्ठा करने के बाद पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि गले पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। गला काट दिया गया था। अब पुलिस को सबूत के तौर पर वहाँ एक कैंची मिली थी, जिससे उस महिला जॉली सिंह का कत्ल किया गया था। अब पुलिस के पास सबूत तो थे, मगर कातिल नहीं था। अब तलाश करनी थी उस कातिल की। सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर पुलिस कॉलोनी के अंदर ही एक पुलिस वाले की बीवी का कत्ल आखिर इतने दर्दनाक तरीके से कौन कर सकता है। अब सभी लोग हैरान थे, परेशान थे। सभी लोग, कॉलोनी के लोग डरे हुए, सहमे हुए थे। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच पड़ताल शुरू करती है तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है जिसको सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल जो महिला जॉली सिंह रहती है उसकी शादी आज से कई साल पहले, यानी कि 10 साल पहले शिशुपाल सिंह नामक एक पुलिसकर्मी से हुई थी। वो अपनी
पति के साथ बेहद खुश थी। लेकिन कुछ दिनों बाद पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ने लगता है किसी बात को लेकर। अब अक्सर पति बाहर रहता था, पत्नी भी साथ रहना चाहती थी। अब इसी बीच उसका पति शिशुपाल सिंह अपनी पत्नी को लेकर रायपुर के पुलिस कॉलोनी आता है और वहाँ पर एक सरकारी आवास में उसे रखता है। यानी कि पुलिस कॉलोनी में जो आवास होता है, अब उसमें पति पत्नी रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों के बीच इस कदर विवाद बढ़ जाता है कि अब पति अपनी पत्नी से कभी कभी बातें करता था और वह वहाँ से अब सुकमा में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। वह सुकमा चला जाता है और वहाँ जाकर वह अपनी ड्यूटी देने लगता है। लेकिन कभी कभी वो अपनी पत्नी से बातें भी कर लिया करता था और जो खर्चे थे वह खर्च उसकी माँ और उसके पिता यानी कि जॉली सिंह के माता पिता भी वहन करते थे। जो भी कमी होती थी उसके माता पिता वहन करते थे और वह कॉलोनी पर रहती थी और साथ में ही कुछ रील्स वगैरह भी बनाया करती थी जो इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया पे अपलोड किया करती थी। अब इसी दौरान पति साथ में रहता नहीं था, आसपास के लोगों से थोड़ा बहुत बातें करती थी और जो समय मिलता था उसे सोशल मीडिया पर वह वक्त देती थी, गुजारती थी। कभी रील्स बनाती थी तो कभी कोई और भी कॉमेडी बनाकर उसे अपलोड किया करती थी। अब धीरे धीरे उनके व्यूअर बढ़ते गए, काफ़ी चाहने वाले उनके हो गए। बेहद ही खूबसूरत चेहरा, जो भी देखता वो उन्हें लाइक करता, पसंद करता। अब इसी बीच उनका एक रील्स वायरल होता है और वह मुंबई में बैठे हुए एक व्यक्ति जिसका नाम जय सिंह रहता है। जय सिंह शादीशुदा रहता है, उसके 2 बच्चे रहते हैं। लेकिन उसकी पत्नी से कुछ विवाद चल रहा था तो उसकी पत्नी घर पर थी। अब वह बैठा हुआ था, फ़ोन खोलता है तो देखता है कि बेहद ही खूबसूरत महिला का रील्स चल रहा है। जब वह देखता है रील्स देखकर बड़ा अच्छा लगता है उसे। अब उस महिला की बार बार रील्स देखने लगता है, उसे फॉलो कर लेता है। वो बार बार उस महिला को मैसेज करने लगता है। कहाँ वो मुंबई में बैठा हुआ जय सिंह और महिला रायपुर में बैठी थी और शौकीन महिला जॉली सिंह बार बार अपना रील्स अपलोड किया करती थी। कमेंट को पढ़ती थी, अच्छा लगता था तो और रील्स अपलोड करती थी। एक दिन जब रील्स अपलोड करती है तो जय सिंह मुंबई से जब वीडियो देखता है तो देखने के बाद उसे बड़ा अच्छा लगता है। वो एक ऐसा कमेंट करता है जो जॉली सिंह को पसंद आ जाता है। और फिर जॉली सिंह जब मैसेज खोलती है, मैसेज बॉक्स, तो उसमें देखती है कि उसमें कई मैसेज पड़े हुए हैं। अब वो एक एक कर मैसेजों को पढ़ने लगती है तो देखती है कि जो व्यक्ति कमेंट किया हुआ था जिसका नाम जय सिंह है, उसने भी मैसेज किया है और उनसे दोस्ती करना चाहता है। उनकी रील्स वो हमेशा देखता है, उनका फॉलोअर है, फ़ैन है। अब जब इतना कुछ देखती है तो अब अपनी बड़ाइयों को सुनकर उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। अब वह मैसेज के जरिए जय सिंह से बातें करने लगती है। अब धीरे धीरे आज से 4 साल पहले यानी कि 2020 के आसपास उनकी दोस्ती जय सिंह से हो जाती है। और इधर पति बाहर रहता था, घर वालों से कोई बातचीत होती नहीं थी, अपने माता पिता से थोड़ी बहुत बातें होती थी। अब जय सिंह से बातचीत शुरू हो जाती है, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती इस कदर परवान चढ़ती है कि अब दोनों वीडियो कॉल पर बातें करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते अब दोनों, जो जय सिंह होता है और उसकी प्रेमिका जॉली सिंह, अब उसे जय सिंह को अपना दिल दे बैठती है और उसे बेहद प्यार करने लगती है। और इधर जय सिंह भी बेहद मोहब्बत करने लगता है। अब दोनों की मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ती है कि अब जॉली सिंह उसे फ़ोन कर मिलने के लिए रायपुर बुलाती हैं। अब उधर जय सिंह कुछ दिनों की मोहलत मांगता है और कुछ पैसे इकट्ठा कर मुंबई से एक फ़्लाइट पकड़ता है रायपुर के लिए। रायपुर जाता है और वहाँ से बस के द्वारा उसके घर पर पहुँचता है। लेकिन अब उसके कमरे पर जॉली सिंह के उसके रिश्तेदारों के अलावा और कोई आता जाता नहीं था। 1-2 रिश्तेदार आते जाते थे। अब इसी बीच जो जय सिंह रहता है वह सोचता है कि उसके कमरे पर जायज़ अगर कोई बात हो जाए तो फिर क्या होगा। अब वह महिला पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। महिला को मिलने के लिए बाहर बुलाता है, उससे मिलता है और मिलकर बातचीत करता है। जॉली सिंह को जय सिंह पसंद आता है और जय सिंह को जॉली पसंद आती है। अब दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। पहली मुलाकात होती है, काफ़ी दोनों को अच्छा लगता है और बाहर होटल में रुकते हैं। होटल में रुकने के बाद पूरी रात गुजारते हैं। अगले दिन वह फिर से फ्लाइट पकड़ता है और अपना मुंबई निकल जाता है और इधर जॉली सिंह अपने कमरे पर चली जाती हैं। फिर से दोनों बातचीत करते हैं रातों रातों को। तो फिर से जॉली सिंह को मिलने का मन करता है।
अब उसे उसकी जुदाई दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। अब उधर जय सिंह को भी उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो फिर से मिलने के लिए उसके कमरे पर जाता है, लेकिन जॉली सिंह एक उपाय बताती हैं कि तुम डिलीवरी बॉय के वेश में आना, ताकि किसी को शक भी नहीं होगा। अब डिलीवरी बॉय के वेश में जाता है, एड्रेस पूछता है और उसके कमरे पर जाता है, और वहाँ जाने के बाद अंदर बैठकर 2 दिनों तक उसके साथ रातें गुजारता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है। अब 2 दिन बीत जाने के बाद वहाँ से वह चला जाता है। अब धीरे धीरे 2 से 3 साल दोनों की दोस्ती और मोहब्बत को बीत जाते हैं। अब इधर जॉली सिंह उससे शादी करना चाहती थी, और जय सिंह भी शादी का झांसा देता रहा, प्रेम करता रहा और बहुत जल्द शादी करने की बात कहता रहा। लेकिन इसी बीच कई बार दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और जॉली सिंह काफ़ी परेशान होती थी। वह चाहती थी कि वह जय सिंह अब उसके साथ शादी कर ले, लेकिन जय सिंह शादी को तैयार नहीं था। इधर जय सिंह प्लान बनाता है और 5 मार्च को 2024 5 मार्च को मुंबई से रायपुर के लिए फ्लाइट पकड़ता है और वहाँ से रायपुर जाता है, और रायपुर से वह एक बस के जरिए उसके कमरे पर पहुँचता है। कमरे पर पूरी रात उसके साथ रुकता है, लेकिन इसी बीच दोनों की आपस में बातचीत होती है और फिर बहसबाजी होती है। और जब बहसबाजी शुरू होती है तो वहाँ से गुस्सा होकर फिर से जय सिंह अपने मुंबई लोकल ट्रेन से वहाँ रायपुर जाता है और रायपुर से एक ट्रेन पकड़ता है, रायपुर से फ्लाइट पकड़ता है और वहाँ से वह निकल जाता है मुंबई। अब मुंबई के जाने के बाद कई दिनों तक वह बातें नहीं करता। अब इधर जॉली सिंह परेशान रहती है। इसी बीच उसके पति का भी कई बार फ़ोन आता। वो अपनी नाराज़गी दूर करने की कोशिश करता, लेकिन जॉली सिंह को एक प्रेमी मिल चुका था। वह अब अपने नए प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, पति को अवॉइड कर रही थी। अब इसी बीच जॉली सिंह कई बार अब उसे प्रेशर देने लगती हैं। वह कहती हैं कि मुझे तुमसे शादी करना है, अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी कुछ वीडियोज़ है, क्लिप हैं, मैं पुलिस को दे दूँगी और रेप के जुर्म में मैं तुम्हें जेल भिजवा दूँगी। अब जय सिंह कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ समस्याएं हैं, बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ। अब फिर से जय सिंह मुंबई से लोकल ट्रेन से एयरपोर्ट जाता है और वहाँ से वो एक फ़्लाइट लेता है और फ्लाइट पकड़ने के बाद पहुँचता है रायपुर। रायपुर जाने के बाद अब उसके साथ उसके कमरे पर जाता है, वहाँ बातचीत होती है और इसी बीच बातचीत इस कदर बढ़ जाती है। वह बताता है कि उसके 2 बच्चे भी हैं और उसकी बीवी भी है। अब जॉली सिंह जब यह बात सुनती है तो हैरान रह जाती हैं, क्योंकि इस बात का उनको पता नहीं था। अब वो परेशान हो जाती हैं तो जॉली सिंह जय सिंह से झगड़े करने लगती हैं। अब उसे ब्लैकमेल करने लगती हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन जय सिंह इधर सिर्फ अय्यासियाँ कर रहा था, मज़े लूट रहा था, मौज मस्ती कर रहा था जॉली सिंह के साथ। लेकिन जॉली सिंह अब हद पार कर देती है, कहती है कि देखो अब मैं पुलिस केस कर दूंगी, नहीं तो कल चलकर तुम मुझसे शादी कर लो। और इसी बात पर वह गुस्सा होता है और गुस्सा होकर जय सिंह वहीं पर पास में रखे हुए एक कैंची उठाता है और उसके गले पर कई बार करता है, गला मुंह दबा कर। तो वह जब मर जाती है जॉली सिंह तो उसे छोड़कर वहीं पर सबूत मिटाता है, और सबूत मिटाने के बाद वहाँ से वह सीधे लोकल ट्रेन से एक बड़े स्टेशन पर जाता है और वहाँ से वह ट्रेन पकड़ता है और मुंबई के लिए निकल जाता है। अब जब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जांच पड़ताल में जुट जाती है, तो पहले सबसे पहला शक पति पर जाता है, क्योंकि पति से उसकी नहीं बनती थी। अब पति से जांच पड़ताल होती है तो पति बताता है कि दोनों के बीच विवाद था, लेकिन ऐसा भी विवाद नहीं था कि पति उसका कत्ल कर दे। अब पति के पास से कोई सबूत नहीं मिल रहा था पुलिस को, तो पुलिस अब रिश्तेदारों से जांच पड़ताल करती है जो वहाँ आते जाते थे, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं चलता है। पड़ोसियों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि जॉली सिंह का किसी से कोई संबंध नहीं था, वह अकेले ही घर पर रहती थी और बहुत लोग आते जाते नहीं थे, बेहद ही शरीफ महिला थी। अब पुलिस को शक होता है कि आखिर कौन हो सकता है। पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है तो उसमें 4 कॉल थे। जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन रात में 4 कॉल आए थे। एक रायपुर एयरपोर्ट से आए थे और उसके पहले 2 दिन पहले मुंबई से एक कॉल आई थी। और पुलिस जब चारों कॉलों का लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि एक पीसीओ रायपुर पीसीओ से थी और एक मुंबई से थी। अब उसके कॉल ट्रेस कर जब पुलिस 2 टीम मुंबई के लिए भेजती है तो जब मुंबई के लिए
भेजती है तो मुंबई जब पुलिस पहुंचती है उसके अड्डे पर, तो जो अपराधी जय सिंह रहता है उसे पता चल जाता है कि पुलिस उसके पास आई हुई है। अब वहाँ से वह भाग जाता है और भागकर वहाँ से सीधे यूपी आता है और यूपी से वह नेपाल भागने की फिराक में रहता है। लेकिन इसी बीच पुलिस को पता चल जाता है कि वह नेपाल के रास्ते, भारत के रास्ते नेपाल भागने की तलाश में है, फिराक में है। अब पुलिस उसे यूपी से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर पूछताछ करती है तो सारी हकीकत बता देता है और अब बताता है कि ये सारी तरकीबें उसने क्राइम वीडियोस देखकर, क्राइम पेट्रोल जैसी वीडियोस देखकर उसने सीखी हैं। हत्या के दिन उसने कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं किया और जब भी वह मुंबई से चला तो वह मोबाइल साथ लेकर नहीं आया था। फिर भी वह अनजान था शायद कि पुलिस के हाथ, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य साथियों आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिन्होंने अपील की है कि आज मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। तो उनमें सतीश गुप्ता जी हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। बंसनेहा सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद की रहने वाली हैं। रामनाथ कुमार जी हैं, श्रीनगर के रहने वाले हैं। सुरेश नायक जी हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। जयदीप भदौरिया हैं, या राजस्थान के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं। आपका कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तो साथियों, जैसा कि हर कहानी के लास्ट में मैं जितने भी साथी कमेंट करते हैं मैं उनका नाम ज़रूर लेता हूँ, या फिर किसी का जन्मदिन होता है तो जो साथी हमें मुझसे शेयर करते हैं तो मैं अपने व्यूअर, अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करता हूँ। तो साथियों, आप भी कमेंट ज़रूर करें और अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। कहानी कैसी लगी इसके बारे में भी आप बताएं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।